नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश की संसद में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है, संसद के अंदर भी और सदन के बाहर भी। सरकार सदन के अंदर है और विपक्ष लगभग आधा से ज्यादा विपक्ष बाहर बैठा हुआ है, निलंबन की सजा भुगत रहा है, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह से लोकसभा अध्यक्ष ने और राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन सांसदों को नियमों का हवाला देकर बाहर कर दिया, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। सांसद तख्तियां लेकर आ गए थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि वो जवाब दे, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे कि संसद में जो घुसपैठ हुई थी उस पर अपना रुख स्पष्ट करे। जवाब तो देने का मौका नहीं मिला, लेकिन सांसदों को बाहर कर दिया गया। एक बड़ा गंभीर मसला था संसद में सुरक्षा में चूक का, उस पर बहस नहीं हो रही है और अब बहस हो रही है मिमिक्री पर हो रही है, और बहस हो रही है उपराष्ट्रपति की जाति पर। खुद उपराष्ट्रपति ने आगे बढ़कर अपनी जाति की बात की और कहा कि मेरी जाति को अपमानित किया गया है, और पूरा मामला ही बदल गया। संसद की सुरक्षा पर अब बात नहीं हो रही है, उसमें घुसपैठ कैसे हुई उस पर बात नहीं हो रही है। जिनने घुसपैठ की थी, जिन्होंने स्मोक बम फेंका था, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे बेरोजगारी का, उस पर बात नहीं हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन जो देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है, अब उस पर भी बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि संसद के बाहर जो सांसद बैठे थे उसमें एक सांसद ने जो मिमिक्री की थी वो अब बड़ा मुद्दा हो गया है, बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए हैं, और उपराष्ट्रपति की जाति बड़ा मुद्दा हो गया है। अब बात इस पर हो रही है। क्या हो रहा है देश की राजनीति में, संसद में ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है सरकार की, और उपराष्ट्रपति क्या चाहते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रामशरण जोशी जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। आपका शायद ज्यादा परिचय कराने की जरूरत नहीं है, आप लंबे जी। समय तक पत्रकारिता से जुड़े हैं। दिल्ली में आपने पत्रकारिता की है, नई दुनिया के लिए की है, और देश की संसद को भी कवर किया है, और अभी भी आप इस मामले को देख रहे होंगे। तो जोशी जी, ये क्या मामला क्या है, मतलब राष्ट्रपति की जाति की बात बीच में कहां से आ गई, ये क्यों जरूरत पड़ गई उनको लाने की कि मेरे समाज का अपमान हुआ है? देखिए नवीन जी, पहले तो ये समझ लें 1952 से लेकर के और आज 2023, तो ये पहला अवसर है कि जब संसद से इस समय यानी इस आज के दिन तक करीब 143 सांसद यानी दोनों सदनों के 143 सांसद सस्पेंड किए गए, उनका निलंबन हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जितना हमारे राज्यसभा को लें, क्योंकि आपने खास उपराष्ट्रपति और जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनसे वहां भी करीब 40 से ज्यादा सांसद विपक्ष के प्रतिपक्ष के वो बाहर हो चुके हैं। अब वो निश्चित ही कि ये एक अपने आप में गंभीर मसला है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो असली समस्या, असली मुद्दा था कि संसद में यानी लोकसभा में की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, और दो जो युवक जो अपनी बेरोजगारी और जो बुनियादी समस्याएं उनको लेकर के कूदे थे दर्शक दीर्घा से, और उनको जो पास दिया था एंट्री का, वो बीजेपी के बेंगलोर के कर्नाटक के सांसद ने दिया था। तो ये अपने आप में एक गंभीर मसला है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि संसद पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो भी बीजेपी के शासन के दौरान, यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और आज इस समय बीजेपी की मोदी जी की सरकार है, और ये हुआ। तो अब असली तो मुद्दा ये कि उसमें सेंध कैसी हुई, किसने पास दिया, उसके बारे में कुछ नहीं। प्रतिपक्ष ने सोमवार से ये लगातार मांग की कि भाई आप वो गृह मंत्री जी जिसकी जिम्मेदारी बनती है
वो संसद में आकर के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में आकर के एक वक्तव्य देते हैं। और ये होता है क्योंकि मैंने संसद को और विधानसभाओं को, इसमें अपना मध्य प्रदेश का भी शामिल है, उसको भी कवर किया है। 67 से मैं विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा इनको कवर करता रहा हूँ। तो हमेशा जब ऐसी कोई संकट की स्थिति या कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं, उस समय जब वो मंत्री जो भी होते हैं कैबिनेट के और ये सीनियर मंत्री, वो एक औपचारिक बयान सदन में देते हैं। इतनी सी बात थी। आज जैसे कि 3 बिलों के बारे में अमित शाह जी ने काफ़ी देर बोले, लेकिन इस पर एक शब्द नहीं बोले कि भई ऐसा हुआ। आपने विपक्ष के सांसदों को 143 के करीब हो गए हैं, उनको तो आपने निलंबित कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि भई देने वाला कौन था? किसने जारी किया? क्योंकि वो आपकी पार्टी का था। ये एक बुनियादी सवाल होता है, तो वो आपने नहीं किया। जब तक यही एमपीज़ माँग कर रहे थे और इसको आपने बाहर निकाल दिया और वहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर आकर के हँसी-मज़ाक के अंदर एक मिमिक्री की। आपको बता दूँ कि मिमिक्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर। और आज ही एक एमपी ने बंगाल के एमपी हैं कल्याण बनर्जी मुखर्जी, उन्होंने कहा कि मिमिक्री उन्होंने भी की प्रधानमंत्री ने। तो अगर उसमें किसी प्रतिपक्ष के सांसद ने मिमिक्री की तो ठीक है। देखिए चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे इस तरह की घटनाएं दुनिया भर में प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की ये इस तरह की होती हैं और कम से कम डेवलप कंट्रीज में तो बहुत होती है, कोई परवाह नहीं करता। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो या नया आयाम जोड़ा है, जैसा कि आपने अभी बताया, वो है जाति। ये अपने जगदीप धनखड़ जी यानी माननीय उपराष्ट्रपति जी, ये अपने राजस्थान से हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इससे पहले आपके पश्चिम बंगाल में राज्यपाल भी रहे, उस समय भी और सामान्य रिश्ते नहीं रहे, बड़ी तना-तनी के लगातार रहे। अब उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि साहब मेरे जाति का अपमान हुआ है। मैं ये इस तरीके की बात उपराष्ट्रपति जी से, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होने के साथ-साथ राष्ट्रपति के बाद उनका दूसरा स्थान आता है इस देश में, यानी वो दूसरे नागरिक हैं। उनसे ये कैसे सब मुझे जाति का अपमान हो, कैसे भैया आप उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, जाति का यहाँ से क्या हुआ? बल्कि लेटेस्ट तो ये है कि अब जब उन्होंने कहा कि जाति का अपमान हुआ यानी जाट जाति का, वो जाट समाज से हैं। तो आज तो कुछ जाटों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया कि साहब हमारी जाति का अपमान हो गया। मैं समझता हूँ कि इस जाति के संवेदनशील मुद्दे को इससे जोड़ना, ये उपराष्ट्र किसी भी उपराष्ट्रपति या सभापति या लोकसभा के अंदर कोई भी हो, यानी जो संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको शोभा नहीं देता कि हम जाति की बात को उठाएं सामने। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि ये अगर ये समस्या है तो ये ऐसी बातें जब हम लोग उठाते हैं जाति के, उसमें एक बात ये है नवीन जी कि जब हम बुनियादी मुद्दों से समाज को भटकाना चाहते हैं, तो वहाँ 2-3 मुद्दे डेवलप्ड कंट्रीज में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं विकासशील, या जैसे हमारे भारत या पूरा साउथ एशिया, क्योंकि मेरी काफ़ी यात्राएँ की हैं सारे दुनिया भर और साउथ एशिया की तो बहुत ही की है। वहाँ क्या होता है कि बुनियादी मुद्दे को अगर जनता को भटकाना हो बुनियादी मुद्दों से, यानी गरीबी, बेरोज़गारी, लाचारी, कुपोषण और बेघर, ये सब चीज़ों से भटकाना हो, तो आप उनके पास, किसी भी रूलिंग पार्टी के पास 2 ही हथियार रहते हैं। एक तो होता है रिलिजन, मज़हब, धर्म, और दूसरा होता है जाति। तो आपने, जैसे कि आपने अपने बयान उसमें वक्तव्य में कहा कि अब वो
सुरक्षा में सेंध किसने मारी, अब वो मुद्दा नहीं रहा संसद में। अब मुद्दा हो गया कि साहब जाट जाति का अपमान किया गया। अरे भाई, वो जाट जाति का क्यों अपमान करेंगे? तो इसका मतलब ये कि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं और वहां पर जो कि सुरक्षा में चूक हुई, उस मुद्दे की पड़ताल नहीं करना चाहते, और उस मुद्दे पर अमित शाह जी कोई बयान देना नहीं चाहते, कोई भी नहीं है। तो ये एक, इसका मतलब पहले से ही आप चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मुक्त भारत हो, क्योंकि आपको शायद मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहूंगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो अब कांग्रेस को आपने जो भी है, जैसी भी हालत है, उसके बाद अब आप प्रतिपक्ष मुक्त संसद चाहती है। अगर प्रतिपक्ष मुक्त संसद हो गए तो फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या रहेगा? कोई मतलब नहीं है। फिर तो तानाशाही और निर्वाचित अधिनायकवाद आएगा, हिटलरशाही आएगी। इसको तो इस तरफ हम लोगों का जो सोचने वाले हैं, थिंकर हैं, उनका ध्यान ना जाए। और अब जाति के अंदर, अब कल से देखिएगा सारे अखबारों में, सब जगह ये बहस शुरू हो जाएगी। मैं अभी वहीं उधर से ही आ रहा था संसद के सामने से, अब दिन भर वहां तो जमावड़ा लगा रहा, क्योंकि विरोध भी होने लगा। पुलिस तो काफी जबरदस्त तामझाम था, वहां पे बंदोबस्त था पुलिस का। तो इसका लेकिन कल से अब वो जाति का मामला शुरू होगा, क्योंकि जाट समुदाय के कुछ लोग इसमें कूद पड़े हैं। आज ही मैं अभी नीचे देख रहा था कि उन्होंने कहा हमारी जाति का अपमान हुआ। क्यों? कि जगदीश धनखड़ जी ने ये बात कही, उपराष्ट्रपति ने। अब उसको आप जाति से जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी निशानी किसी भी लोकतंत्र के लिए नहीं है। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, संविधान की रक्षा नहीं होगी। और आप ये मान के चलें कि ठीक है, तीनों प्रदेश में आपने जीत हासिल कर ली, ये ठीक है। जनमत का जो निर्णय होता है जनता का, वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए, लेकिन अंतिम नहीं है। मैं यहाँ ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इमरजेंसी, 25 जून 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और 2 साल के आस पार रही। और उसके बाद जब मार्च 1977 में 1977 में चुनाव हुए, तो वो बुरी तरह से हार गई, यानी रायबरेली से हार गई। तो इसका मतलब कि कुछ भी अंतिम नहीं था ना। ये जो देश है पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, यहाँ की जनता लोकतांत्रिक है, और यहाँ की राजनीति लोकतांत्रिक है। उसको आप एक पार्टी में कैद मत करिए। और इसके बाद क्या हुआ, जब इंदिरा जी 1980 के अंदर दोबारा आई, जनवरी में चुनाव हुए 1980 में, तो उनको 350 या 352 सीटें मिली। तो आप समझते हैं कि प्रतिपक्ष को दोनों सदनों से बाहर करके, सदन से बाहर करके, संसद से बाहर करके आप वो लंबे समय तक राज कर लेंगे? मैं समझता हूं कि ये अदूरदर्शिता है। कोई भी लंबे समय तक कुछ भी अंतिम नहीं होता। ठीक है, तात्कालिक आपको ये मिल जाएगी, तात्कालिक ताकत मिल जाएगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मैं हिंदुत्व के वही नाम बात आपसे माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ, मैं वही पर। बात आपसे करना चाह रहा था कि उपराष्ट्रपति ने जो कहा, मिमिक्री जो मुद्दा बना है, उसके बाद भाजपा को या सरकार को एक सहूलियत हो गई है कि भाजपा संसद के पास पर घुसपैठिए अंदर आए थे और जिम्मेदारी सुरक्षा की गृह मंत्रालय की थी। सरकार उस पर जवाब नहीं देना चाह रही थी, ध्यान उन्होंने भटका लिया और अब मिमिक्री पे और दूसरे मुद्दे पर बात होने लगी है। मगर उपराष्ट्रपति सिर्फ ये भी कह सकते थे कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, तब भी मिमिक्री का मुद्दा बनता और इतना ही बड़ा मुद्दा बनता। जाति की बात करना कि मैं जाट हूं, उधर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं, संसद के बाहर बात हो रही थी और यदि जाति की बात है तो मुझे लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता है, संसद में मुझे नहीं बोलने दिया जाता है, तो क्या मैं कहूं कि दलित का अपमान हो गया? जाति की बात क्योंकि क्या कि ये कोई आगे की योजना है, ओबीसी वोटर को साधने की योजना है, इसलिए जाति की बात की जा रही है। इसमें इस तरीके के संकेत मिलते हैं। निश्चित रूप से वही कह सकते थे कि भाई एक राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक पद है, और राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद है, और उसको उसकी मिमिक्री या नमक, मतलब ये कह के तुम की मिमिक्री नहीं की गई कि साहब वो जाट है,
तो पद के यानी उपराष्ट्रपति के बारे में किया गया। जाट जाट का नाम किसी मतलब जाट समुदाय की मिमिक्री नहीं की गई है, तो ये उन्होंने उछाला। और ये खड़गे जी ने ठीक ही कहा कि अगर जब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता तो वे कहने के क्या वो ये कहें कि सब मुझे चूंकि बोलने नहीं दिया जा रहा तो ये भारत के संपूर्ण दलित समाज का अपमान है। कल को वो ये कहते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर देश के संपूर्ण दलित लोग इसी एक ही मुद्दे पर संगठित होने लगेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि जाट इस मुद्दे पर जाटों को भड़काया जाए? और इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के चुनाव 2.5-3 महीने के बाद होंगे। अप्रैल में हो सकते हैं, मई में उसके शुरू में हो सकते हैं। तो एक जाहिर उनको से कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको दिखाने की होगी। लेकिन मैं ये तो दूसरी बात है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा ये संवेदनशील मुद्दा जाति का और धर्म का जो है वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता है और वो इसके माध्यम से आपको फौरी जीत मिल सकती है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन अंतिम नहीं। और इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। कल से ये ठीक है कि बीजेपी के बहुत लोग आएंगे और ये हो सकता है कि हिंदी प्रदेशों में वो जाट को लेकर के खासतौर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान में फिर से, क्योंकि यहाँ जाटों का कंसंट्रेशन काफी है, जाट समुदाय का। और वो खासतौर से मैं यहाँ एक सवाल और उठाना चाहूंगा, अगर हमारे उपराष्ट्रपति जी को जाति से इतना ही प्रेम है तो साहब 1 साल तक दिल्ली की सीमा ऊपर किसानों ने धरना दिया और उसमें जाट बहुत संख्या में थे, पश्चिमी यूपी से थे, हरियाणा से थे, पंजाब से थे, अब राजस्थान से थे। तो क्या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चलिए साहब मैं भी जाट हूं? तो वह आते, कलकत्ता से राज्यपाल थे उस समय, आते और उनके किसानों के साथ, जाट किसानों के साथ सहानुभूति बताते। क्या उन्होंने ऐसा किया है? ये सवाल अब सोशल मीडिया पे आने लगा है कि जब जाटों और जाट किसानों ने संघर्ष किया और दिल्ली की चौकी 1 साल तक धरना दिया, क्या कभी उन्होंने कोई सहानुभूति वक्तव्य जारी किया? धरना तो दूर रहा, उनके साथ एकता दूर रहा, कभी उन्होंने नहीं कहा। और आज क्योंकि कि कोई अमित शाह जी से, गृह मंत्री से वक्तव्य न मांगे तो आपने एकदम से जाति का मुद्दा उठा दिया। मैं समझता हूं कि ये संविधान और लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। बिल्कुल, आपने जैसा कहा सोशल मीडिया पे ये बातें लगातार वायरल हो रही है। उपराष्ट्रपति से पूछा जा रहा है, उन पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन के समय आप कहाँ थे? और जो महिला पहलवान जो विश्व शरद सिंह पर आरोप लगाए, भाजपा सांसद पर आरोप लगाया उन्होंने, उसके बाद वो धरने पर लगातार बैठे रही कई दिनों तक, तब आप कहाँ थे? तो सवाल उन पर लगातार उठाए जा रहे हैं। आपने रामचंद्र जोशी सर, आपने लंबा समय देखा है, आपने कोई ऐसे उपराष्ट्रपति पहले कभी कोई इतने विवादित रहे हैं? वेंकैया नायडू का दौर हमने देखा है, भैरों सिंह शेखावत जी का दौर देखा है, कभी इस तरह से इतने सक्रिय रहे राजनीति में और विपक्ष के इतने निशाने पर रहे, कभी ऐसा उदाहरण आपने पहले भी देखा है? देखिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, गर्मा गर्म बहस होती है। इतना जरूर है, किसी ने जाति का मुद्दा तो नहीं उठाया, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैंने 6ठे दशक से मैंने राज्यसभा को भी कवर करना शुरू किया 69 में। लेकिन एक दो अवसर पर शायद शंकर दयाल जी थे या एक दो और थे, शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने यानी वो इतना हंगामा मच गया कि वो थोड़े से रुआंसे हो गए, थोड़ी दुखी हो गए, ये हुआ। लेकिन ये किसी ने कहा किसी भी उपराष्ट्रपति ने कि साहब इतना हल्ला मचा करके और मेरे सामने प्रदर्शन करके आप मेरी जाति का अपमान कर रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं कहा। देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उस वक्त हिदायतुल्लाह खां, आपके भैरव सिंह जी, वो उनके सामने भी काफी हंगामा हुआ, वो भी थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि साहब आप ठाकुरों का या क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे। फिर इसके बाद वेंकैया नायडू जी थे,
उनको, वो बीजेपी के ही थे, शत्रु ये अपने शेखावत जी भी बीजेपी के ही थे। तो उनके सामने भी काफी बायकाट होता रहा, हल्ला होता हुआ, सदन का बहिष्कार भी हुआ। और लेकिन क्यों उन्होंने कभी नहीं कहा, नायडू ने कि साहब आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी जाति का अपमान कर रहे हैं। ये जो जाति का एलिमेंट जो उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति ने जो इसमें जोड़ा है, तब बीच में लाए हैं, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक अच्छे स्टेटमेंट की निशानी नहीं है। देखिए स्टेटमेंट, आप राजनेता, आप उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप राजनेता बनकर दिखाएं, नेता नहीं, राजनेता। राजनेता बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें नेहरू शामिल होता है, जिसमें इंदिरा गांधी होती है, जिसमें ऐसे लोग, जिसमें अटल जी शामिल होते हैं, बल्कि मैं ये राजनेता। तो वो स्टेटमैनशिप आपको दिखानी चाहिए थी। और ये जाति का सवाल, जाट समुदाय का इसमें करके ये, और आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जो 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 कुश्ती पहलवान थे, उन्होंने कितने लंबे समय तक जंतर मंतर पर धरना दिया, आप 10 मिनट के लिए नहीं आए, और आज तक उनकी समस्या पेंडिंग है, कोई केस नहीं चला है, तो उसको सजा नहीं दी गई है, जो जिसको अक्यूज है उनको सजा नहीं दी गई है। लेकिन उधर सतपाल मलिक, वो पश्चिमी यूपी के, यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, खैर अब तो नहीं है, अब तो पूर्व राज्यपाल हो गए और पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। वो आए जरूर उनसे सहानुभूति जताने के लिए। उन्होंने जो धरने पर किसान बैठे थे उनके पक्ष में वक्तव्य दिए, अपने राजस्थान में जयपुर में जाकर के दिए। तो और इन जो महिला कुछ पहलवान है उनके वहां, बल्कि वो धरना स्थल पर पहुंचे थे, तो वहां उस समय धनखड़ जी आप तो कभी नहीं पहुंचे कि अगर जाति समुदाय का अपमान हो रहा है तो उस समय आप जाट समुदाय की बालिकाएं वो सीधे कटघरे में खड़ा कर रही थी बीजेपी के सांसद को। आपने क्या किया वहां पर, क्यों नहीं बोले? और आज आपने एक मुद्दा बना करके उसको जाट समुदाय से जोड़ दिया। मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता, अवांछित है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो कार्ड खेला है, जाट का कार्ड खेला है, जाति का कार्ड खेला है, और भाजपा के सारे नेता उसको प्रमोट कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर उसको भाजपा नेता उसको काफी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जाटों का अपमान बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इतने समय तक चुनाव भी कवर किए हैं, सब देखा है, कि आपको लगता है कि चुनाव के अंदर, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस कार्ड का कोई फायदा भाजपा को होगा? देखिए यह एक बात मैं और थोड़ा याद दिला दूं आपको, उपराष्ट्रपति जी चुनाव से पहले कई बार राजस्थान गए, राजस्थान की यात्रा भी की, और उस समय के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने इस पर आपत्ति भी उठाई थी कि भाई ये क्या है हो रहा है, आप बार बार आ रहे हैं, बगैर सूचना के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप उस समय से, जबकि ये आपको शोभा नहीं देता है कि जहां चुनाव हो रहा हो और आप उस जाट क्षेत्र में दौरा कर रहे हो, उस राज्य में दौरा कर रहे हो, ये ठीक नहीं देता। अब आपका सवाल ये कि देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 2.5-3 महीने के बाद चुनाव होंगे, और जो बजट सेशन तो क्या इसको बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट होगा, वोट ऑन, और इसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब जाहिर है कि देखिए इस समय बीजेपी की सरकार राजस्थान में है और अच्छी मजबूती के साथ है, और यही तो आप जहाँ जाट बेल्ट है ये राजस्थान में, तो निश्चित तो उसमें देखिए 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी होगी। राजस्थान, उससे लगा हरियाणा, हरियाणा से लगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां जाट समुदाय का कंसंट्रेशन है, मतलब जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो और यहाँ क्योंकि हर जगह जैसे 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से काफी कई सीटें पश्चिमी यूपी में हैं, आपके
राजस्थान में 25 सीटें हैं और हरियाणा में शायद 7-8 हैं, ऐसी कुछ है। तो जाहिर है कि आप जाट समुदाय को अगर आप एक कहीं थोड़े से इस जाति के सवाल पर कहीं गोलबंद करने की एक रणनीति तो हो सकती है, होगी। और प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, क्योंकि इस देश के अंदर जाति और धर्म का थोड़ा ज्यादा हो गया है। जाति के आधार पर ही हमारी पूरी राजनीति टिकी हुई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, बुनियादी मुद्दों पर नहीं है। तो जाहिर है, और खासतौर से ये जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी के जो प्रदेश हैं, उसमें जाति का काफी प्रभाव है, देखा जाता है। तो आप जाति के आधार पर खासतौर से, क्योंकि जाट समुदाय बड़ा वोकल रहता है हर जगह, इतना मान के चलिए, तो उसको साथ में लाना बहुत जरूरी है। तो इसका ये फायदा लोकसभा के चुनाव में, हालांकि पिछली बार 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने राजस्थान से जीती थी, और तो अब भी उनकी यही उम्मीद है, अगर जाट उनके साथ पूरी तरह से आ जाता है तो 25 सीटें राजस्थान में मिल सकती हैं उनको। लेकिन इसका जाहिर है वो लोकसभा की चुनाव की रणनीति का एक संभावित हिस्सा हो सकता है, इससे इनकार नहीं करूंगा। लोकसभा की संभावित रणनीति का हिस्सा हो सकता है। 4PM राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामशरण जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी से जब बता रहे थे कि पूरी रणनीति क्या है, कैसे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और कैसे आगे राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, जिसके लिए जाति का कार्ड खेला गया है उपराष्ट्रपति ने, और भाजपा इसके साथ में उस मुद्दे को गरमाने में लगी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।